क्या तुम जानते हो इस वक्त एशिया में 4 फाइटर्स अपने जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट करने वाले हैं। रोड टू यूएफसी ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उन चारों की मेहनत का हिसाब है, कैलकुलेशन है भाई, जो उन्होंने अपने छोटे छोटे जिम्स में लगाया है पूरी जिंदगी। यानी कि जहां ना लाखों की स्पॉन्सरशिप थी, ना यूएफसी जैसी फैसिलिटीज थी, बस एक सपना था आंखों में कि भाई एक दिन यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है और यूएफसी का फाइटर बनना है। यानी इस बार रोड टू यूएफसी सीजन 5 के बैंटम वेट डिवीजन में सिर्फ 4 नाम बचे हैं। नेपाल से रविंद्र धात, भारत से चुंगरेन कोरेन, न्यूजीलैंड से कासिब मर्डोक और जापान के रियो तजीमा। यानी 4 देश, 4 अलग अलग स्टोरीज, 4 अलग अलग फाइटिंग स्टाइल, लेकिन यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए 4 फाइटर हैं लाइन में। अब अगर कोई पहली बार इन चारों को देखे तो शायद उसे लगे ये बस 2 सेमीफाइनल्स हैं भाई, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स में टूर्नामेंट्स फाइटर नहीं जीतते, स्टाइलिस्टिक मैचअप्स जीतते हैं भाई। कई बार दुनिया का सबसे डेंजरस स्ट्राइकर एक इलीट रेसलर के सामने ऑर्डिनरी लगता है, और कई बार एक शानदार ग्रैपलर एक टेक्निकल स्ट्राइकर के सामने पूरी फाइट टेक डाउन के लिए तरसता रह जाता है। यानी ये टूर्नामेंट सिर्फ स्किल्स का नहीं है, स्टाइलिस्टिक मैचअप्स का टूर्नामेंट है। अब जरा इन चारों फाइटर्स को एक साथ खड़ा करके देखो। सबसे लंबा फाइटर रियो तजीमा, लगभग 5 फुट 8 इंच और 71 इंच की रीच, 71 इंचेस, यानी फिजिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा इसी के पास होगी। उसके बाद आते हैं रविंद्र दांत, लगभग 5 फुट 7 इंच, 69 इंच की रीच है इनके पास, साइज भी अच्छा है, पावर भी तगड़ी है और फिनिशिंग इंस्टिंक्ट सबसे तगड़ी। फिर आते हैं चुंगरेन कोरेन, भारत की शान, लगभग 5 फुट 6 इंच हाइट और 67 इंच की रीच। कागज पे ये थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी पूरी फाइटिंग स्टाइल अगर आप देखो तो रीच पर डिपेंड ही नहीं करती। और आखिर में कासिब मर्डोक, चारों में सबसे पिद्दा, सबसे छोटा, लगभग 5 फुट 4 इंच और इसकी रीच है 65 इंचेस। अगर सिर्फ मेजरमेंट देखो तो शायद लगेगा कि कासिब सबसे पीछे है, लेकिन अगर हाइट से ही फाइट जीती जाती तो डेनियल कॉर्मिये कभी चैंपियन ही नहीं बनते। अगर रीच ही सब कुछ होती तो हर लंबा फाइटर चैंपियन होता, और अगर सिर्फ अनडिफीटेड रिकॉर्ड काफी होता तो हर अनबीटन फाइटर यूएफसी की बेल्ट जीत चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि फाइट नंबर से नहीं जीती जाती। फाइट गेम के अंदर स्टाइलिस्टिक मैचअप कैसा है आपके सामने, इससे चलती है फाइट। और यही रीजन है कि दोस्त ये जो टूर्नामेंट है ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले सेमीफाइनल में एक तरफ नेपाल का नॉकआउट आर्टिस्ट और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अनडिफीटेड रेसलर, और दूसरे सेमीफाइनल में भारत का एक तगड़ा फाइटर जापान के टेक्निकल स्ट्राइकर से भिड़ने वाला है। यानी दोनों मुकाबलों में 2 अलग अलग स्टाइल्स टकराने वाले हैं। पहला सेमीफाइनल है रविंद्र धात बनाम कासिब मर्डोक। अगर सिर्फ रिकॉर्ड देखो तो दोनों ही डेंजरस है। रविंद्र धात 10 जीत सिर्फ 1 हार और कासिब मर्डोक अब तक अनडिफीटेड। लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं भाई, उन रिकॉर्ड्स के पीछे का जो तरीका है फाइट जीतने का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ने क्वार्टर फाइनल जीता, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र धात की। अगर आपने उसकी पिछली फाइट सिर्फ रिजल्ट देखकर बंद कर दी तो आपने आधी स्टोरी तो वही मिस कर दी, क्योंकि शुरुआत में रविंद्र ने सिर्फ पावर पर भरोसा नहीं किया। उसने पहले अपोनेंट की रिदम को पढ़ा, डिस्टेंस को समझा और सामने वाले की टाइमिंग पकड़ ली। और फिर दूसरे राउंड में जो फाइट थी उसका मोमेंटम अचानक से बदल दिया भाई रविंद्र धात ने। सबको लगा था कि नेपाल का स्ट्राइकर सीधे खड़े खड़े फाइट को फिनिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। रविंद्र दात ने किम्बर्ट अलिंटोजन को सबसे पहले तो कैनवस पर ले जाकर माउंट हासिल किया और पोजीशन को मेंटेन किया, और फिर ग्राउंड एंड पाउंड से टीकेओ फिनिश निकाली। यानी कि उसने सिर्फ नॉकआउट पावर नहीं दिखाई मेरे भाई, यहां पर रविंद्र धात ने यह भी दिखाया कि भाई अगर जरूरत पड़े ना तो वो ग्रैपलिंग भी कर सकता है, ग्रैपलिंग के अंदर भी फाइट को फिनिश कर सकता है। और मेरे हिसाब से यही रविंद्र धात की सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है। अब दूसरी तरफ कासिब मर्डोक। अगर रविंद्र धात की जीत एक्सप्लोजिव थी तो कासिब मर्डोक की जीत ना धीरे धीरे अपोनेंट को तोड़ने वाली जीत थी भाई। शुरुआत में योनुसुके मिनामी ओपन स्पेस में ज्यादा फास्ट, ज्यादा तेज दिखाई दे रहा था कंपैरिजन में कासिब मर्डोक के, खास करके स्टैंडिंग एक्सचेंजेस के अंदर। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी कासिब मर्डोक ने एक चीज नोटिस कर ली
कि भाई डिस्टेंस में कैसे क्लोज कर सकता हूं, और पूरी फाइट यहीं से चेंज हो गई। वो बार बार अंदर आया, उसने क्लिंच किया और फाइट को सीधा कैनवस के ऊपर लेकर चला गया। उससे यह हुआ कि जो कंट्रोल टाइम था वो बढ़ता गया, धीरे धीरे डैमेज लैंड करता गया कासिम मर्डोक, और तीसरे राउंड तक मिनामी की जो स्पीड थी और जो उसकी एक्सप्लोजिवनेस थी दोस्तों, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और आखिर में कासिम मर्डोक ने आर्म ट्रायंगल चोक से उसको सबमिट कर दिया। भाई ध्यान देने वाली बात फिनिश नहीं है, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने फाइट अपनी पेस के ऊपर की। यही इलीट रेसलिंग है, सिर्फ टेक डाउन लेना नहीं, अपोनेंट से उसकी पसंद की फाइट को छीन लेना। अब जरा सोचो सेमीफाइनल में क्या होने वाला है। एक तरफ रविंद्र जो एक्सप्लोजिव स्ट्राइकिंग लेकर आएंगे, हम सबको पता है, और दूसरी तरफ कासिम मर्डोक जो शायद शुरुआत से ही, इनिशियल राउंड से ही उस एक्सप्लोजिव स्ट्राइकिंग को होने ही नहीं देना चाहेंगे। यानी इस मुकाबले में पहला क्लीन पंच कौन मारेगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि भाई फाइट कहां लड़ी जाएगी, सेंटर में या केज के पास, स्टैंडिंग में या फिर ग्राउंड में। इस फाइट के अंदर दोस्तों यही सवाल डिसाइड करेगा कि कौन जीतने वाला है और कैसे जीतने वाला है। अब बारी है दूसरे सेमीफाइनल की, इंडिया बनाम जापान, चुंगरेन कोरेन वर्सेस रियो तजीमा। सबसे पहले बात करते हैं चुंगरेन कोरेन की। अगर आपने सिर्फ रिजल्ट देखा तो आपको लगेगा दूसरे राउंड में रियर नेकेड चोक लगाकर वो जीत गया, लेकिन पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहले राउंड में रूहो मियागुची लगातार जैब और स्ट्रेट राइट से चुंगरेन कोरेन को रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरे राउंड के शुरुआत में भी जैपनीज फाइटर अपनी रेंज ढूंढ चुका था और साफ शॉट्स कनेक्ट कर रहा था। ऐसे में कई फाइटर पीछे हट जाते, लेकिन चुंगरेन कोरेन पीछे हटने वालों में से नहीं है। राइनो है भाई, वो इंडियन राइनो। वो रुका, प्रेशर बनाए रखा, और फिर एक एक्सप्लोजिव लेफ्ट हैंड ने पूरी फाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी मेरे भाई। मियागुची नीचे गिरा, चुंगरेन कोरेन ने ग्राउंड एंड पाउंड शुरू किया, लेकिन फाइट नहीं रोकी रेफरी ने। लेकिन एक समझदारी दिखाई भाई ने वहां पर, सिर्फ पंचेस के पीछे नहीं भागे वो, जब मौका मिला तो सीधे बैक ले ली, रियर नेकेड चोक लगाया और फाइट को फिनिश किया। यानी प्रेशर के बाद सही डिसीजन भी लिया सबमिट करने का। अब दूसरी तरफ रियो तजीमा। दोस्तों अगर चुंगरेन कोरेन की जीत डोमिनेंट फिनिश थी तो तजीमा की जीत पूरे टूर्नामेंट की सबसे करीबी फाइट्स में से एक थी, टी हायतातो के खिलाफ। तीनों राउंड्स में मोमेंटम चेंज होता रहा, कभी तजीमा बेटर दिखा तो कभी उसका अपोनेंट। चाइनीज फाइटर लगातार लो किक मार रहा था, स्टैंडिंग एक्सचेंज में भी वो बढ़िया दिख रहा था, लेकिन तजीमा ने एक चीज बार बार की, जब भी फाइट बराबरी पर जाती ना तो वो टाइमिंग पकड़ के टेक डाउन मिक्स कर देता। और यही छोटे छोटे मोमेंट आखिर में जजेस के स्कोर कार्ड में फर्क बना गए। स्प्लिट डिसीजन आया और तजीमा सेमीफाइनल में पहुंच गया। तजीमा फ्लैशी फाइटर नहीं है, लेकिन वो क्लोज राउंड्स को जीतना जानता है, जैसा उसने दिखाया पिछली फाइट में। अगर तजीमा अपनी रीच और फुटवर्क और टाइमिंग से चुंगरेन कोरेन को बाहर रख पाया रीच से, तो फाइट उसके कंट्रोल में जा सकती है। लेकिन अगर चुंगरेन कोरेन वही प्रेशर बना पाया जो उसने मियागुची के खिलाफ मेंटेन किया था, तो तजीमा को लगातार पीछे हटना पड़ेगा। और फाइट के अंदर लगातार पीछे हटने वाला फाइटर अक्सर जजेस की नजर में भी पिछड़ने लगता है। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। नेपाल का फाइटर, न्यूजीलैंड का अनडिफीटेड ग्रैपलर, भारत का रिलेंटलेस प्रेशर फाइटर, या फिर जापान का टेक्निकल प्रीसीजन फाइटर, कौन जीतेगा? चारों खतरनाक, लेकिन चारों बिल्कुल अलग यार। लेकिन सिर्फ एक ही फाइटर रोड टू यूएफसी सीजन 5 जीतकर यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा। क्या रविंद्र अपनी स्ट्राइकिंग से रास्ता बनाएगा? क्या कासिब अपनी रेसलिंग से बाकी की प्लानिंग को बिगाड़ देगा सबकी? क्या चुंगरेन कोरेन इंडिया का नाम रोशन करेगा? या रियो तजीमा एक और करीबी मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी जबरदस्त वीडियो रविंद्र राठौर चुंगरेन कोरेन से रिलेटेड देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, टेक केयर।